इट्स ओके। परिचय। सोचिए, एक दिन आप ऑफिस से घर आते हैं, थके हुए, चिड़चिड़े, और आपकी पत्नी कहती है, आज रात खाने में क्या बनाऊं? और आप झट से जवाब देते हैं, जो बनाना है बना लो, मुझे थोड़ा आराम करने दो। उस पल में आपकी आवाज में वो ठंडापन, वो बेपरवाही, यही तो है इट्स ओके। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे छोटी छोटी बातों में हम अपनों को चोट पहुंचा देते हैं बिना जाने, और कैसे एक साधारण सा इट्स ओके हमारे रिश्तों में दरार बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हर अध्याय आपको अपने आप से मिलवाएगा। अध्याय 1। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, आपने कभी सुना है वो छोटी सी आवाज? वो आवाज जो आपसे कहती है, रुको, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, या फिर तुम ये कर सकते हो, एक बार और कोशिश करो। हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि बाहर का शोर, दुनिया की राय, डर और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होता है। इस अध्याय की कहानी एक ऐसे शख्स से शुरू होती है जो हम सबकी तरह है। वो सुबह उठता है, ऑफिस जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसके मन में एक खालीपन है। किताब में एक संवाद याद आता है जहां वो अपने दोस्त से कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी लगता है जैसे कुछ गलत है। ऐसा लगता है मैं किसी और का जीवन जी रहा हूं। यहीं से यात्रा शुरू होती है अपनी खोई हुई आवाज को ढूंढने की। मुख्य विचार यह है कि हमारा अंदर का स्वर हमारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, लेकिन हमने उसे इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया है कि वो कमजोर पड़ गया है। किताब इसे एक दिलचस्प उदाहरण देती है। एक पेंटर जिसने सालों तक अपनी नौकरी छोड़ने का सपना देखा, लेकिन प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में उसने अपने कैनवस और ब्रश को अटारी में बंद कर दिया। एक दिन वो अपने बच्चे को रंग भरते देखता है, बिना किसी डर के, बस आनंद के लिए, और उस बच्चे की मासूम आवाज उसके भीतर सोई हुई आवाज का अलार्म बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे? इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है। आज के समय में हमारे पास हजारों आवाजें हैं, सोशल मीडिया, परिवार, समाज, जो हमें बता रही हैं कि सफलता क्या है, खुशी क्या है। इन सब के बीच अपनी खुद की आवाज पहचानना मुश्किल हो गया है। यह अध्याय हमें एक साधारण एक्सरसाइज सिखाता है। रोज सिर्फ 5 मिनट शांत बैठो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, और सिर्फ सुनो। शुरुआत में बस अपनी सांसों की आवाज सुनो। धीरे धीरे वो भीतर की आवाज फुसफुसाने लगेगी। ये आवाज डराती भी है, क्योंकि ये हमें हमारी सच्चाई दिखाती है। शायद ये बताए कि आपको वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए जो आपका दम घोंट रही है, या उस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए जो आपको छोटा करता है। लेकिन यही आवाज आपको आपके सच्चे जुनून, आपकी शक्ति और आपके अद्वितीय रास्ते की ओर भी ले जाती है। इसलिए आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें। जब अगली बार कोई बड़ा फैसला लेना हो, या जब आप भीड़ में अकेलापन महसूस करें, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, और उस मुलायम दबी हुई आवाज से पूछिए, तुम क्या कहना चाहती हो? उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है ठीक होने की राह पर, क्योंकि जिस दिन आप अपनी आवाज सुनना शुरू करते हैं, उस दिन आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, और यही इस पूरी यात्रा का आधार है। तैयार हैं अपनी आवाज को जगाने के लिए? क्योंकि बाकी 9 अध्याय आपकी ही प्रतीक्षा में है। अध्याय 2। अपनी गलतियों को गले लगाना सीखें। सुनो, एक कहानी सुनाती हूँ। किताब शुरू होती है। एक छोटा लड़का था जो अपने पिता के साथ बाग में पेड़ लगा रहा था। उससे एक गमला गिर गया और टूट गया। वो डर गया। उसने टूटे हुए टुकड़ों को जल्दी से मिट्टी में दबा दिया, ये सोचकर कि पिताजी ने देखा तो डांट पड़ेगी। लेकिन उसके पिता ने देख लिया, और फिर वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। नहीं, उसके पिता ने पास आकर कहा, बेटा, गमला तो बदला जा सकता है, लेकिन तुमने जो झूठ बोलने और छुपाने की कोशिश की, वो तुम्हारे अंदर एक गंदगी की परत जमा देगी। गलती छोटी थी, उसे छुपाने की कोशिश बड़ी गलती बन गई। दोस्तों, इस अध्याय का पूरा सार यही है। हम गलती से नहीं, बल्कि गलती को छुपाने और उससे भागने से टूटते हैं। किताब हमें एक सरल सा फॉर्मूला देती है, गलती इक्वल टू सीखने का टिकट। जी हाँ, हर गलती आपको जीवन के किसी नए पाठ की ओर ले जाने का टिकट है, लेकिन हम उस टिकट को कचरे में फेंक देते हैं, क्योंकि उस पर शर्म या असफलता लिखा होता है। एक और मार्मिक उदाहरण है यहाँ, एक युवा कलाकार का, जिसने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। एक पेंटिंग में उससे रंग गड़बड़ हो गया। वो बेहद निराश हुआ। उसने सोचा कि पूरी प्रदर्शनी खराब हो गई। लेकिन तभी एक वरिष्ठ कलाकार ने आकर उससे पूछा, यहाँ क्या हुआ? युवा ने शर्मिंदगी से कहा, ये तो गलती से फैल गया रंग है, बर्बाद हो गया। वरिष्ठ कलाकार मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी कृति का सबसे सुंदर हिस्सा है। इसे देखो, इस गलती ने इस पेंटिंग को यांत्रिक न रहकर जीवंत बना दिया है। इसने इसमें एक कहानी भर दी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया? कोई प्रेजेंटेशन गड़बड़ हुआ, रिश्ते में गलत शब्द निकल गए, कोई फैसला उल्टा पड़ गया। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है?
छुपाना, मन ही मन में खुद को कोसना या फिर दूसरों पर दोष मढ़ना। हम उस गलती के रंग को अपनी कृति से मिटाने में लग जाते हैं, जबकि हो सकता है वही हमारी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रहा हो। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के इस परफेक्ट दुनिया के दिखावे में है। सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ सफलताएं, सही फैसले, खूबसूरत पल ही दिखाता है। ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि केवल हम ही गलतियां करते हैं, केवल हमारे ही जीवन में अधूरेपन और फिसलन के पल हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। ये कहता है अगली बार जब कोई गलती हो तो उससे पहले उफ कहने के बजाय ओहो कहो, क्योंकि ओहो में हैरानी है, जिज्ञासा है कि चलो देखते हैं इसने मुझे क्या सिखाना है। तो आइए आज से एक वादा करें, अगली छोटी बड़ी गलती पर उसे दबाने या भागने के बजाय रुकेंगे, उसे गले लगाएंगे, उससे पूछेंगे तो आया क्या सिखाने। आप पाएंगे जिस गलती से आप इतना डर रहे थे वो आपकी सबसे बड़ी गुरु बनकर आपको आगे का रास्ता दिखा रही है। और याद रखें, जिस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं वही तूफान में खड़ा रहता है। अपनी गलतियों को स्वीकारना, उनसे सीखना, वही आपकी जड़ें गहरी करता है। तो डरिए मत, गले लगाइए, क्योंकि इट्स ओके। अध्याय 3, वो पल जब आपने खुद को माफ किया। वो पल जब आपने खुद को माफ किया। ये अध्याय सीधे आपके दिल की उस गांठ को खोलने की कोशिश करता है जो शायद सालों से कसी हुई है। कल्पना कीजिए एक शाम जब आप अकेले बैठे हैं और अचानक वो पुरानी गलती याद आ जाती है, वो शब्द जो नहीं कहना चाहिए थे, वो फैसला जो गलत हो गया, और एक ठंडी लहर सी दौड़ जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है? ये अध्याय कहता है कि खुद को माफ करने का पहला कदम यही है। हाँ, मैंने गलती की, और हाँ, इसने मुझे तोड़ा है। पुस्तक एक बहुत मार्मिक संवाद पेश करती है। एक युवक अपने गुरु से पूछता है, मैं दूसरों को तो माफ कर देता हूँ, पर खुद को उसी गलती के लिए सालों से सजा क्यों दे रहा हूँ? गुरु जवाब देते हैं, क्योंकि तुमने दूसरों को इंसान समझकर माफ किया और खुद को फरिश्ता समझकर सजा दी। ये पंक्ति पूरे अध्याय की धुरी है। हम अपने लिए एक असंभव सा दोषरहित आदर्श बना लेते हैं और उससे टूटने पर स्वयं से घृणा करने लगते हैं। अध्याय में एक रोचक उदाहरण दिया गया है, एक कुम्हार का। वो बताता है कि जब कोई बर्तन बनाते समय टेढ़ा हो जाता है तो वो उसे फेंकता नहीं, वो उसे फिर से गीली मिट्टी में मिलाकर धैर्य से नया स्वरूप देता है। ठीक वैसे ही हमारी गलतियां हमें खराब मिट्टी नहीं बनाती, बल्कि ये हमें दोबारा और बेहतर ढंग से गूंथने का मौका देती है। खुद को माफ करना वो प्रक्रिया है जहां हम अपनी टूटन को ही नई सुंदरता का आधार बना लेते हैं। यह अध्याय हमें एक साधारण सा पर गहरा व्यायाम सिखाता है। एक कागज लो और उस पर वो सब कुछ लिख डालो जिसके लिए आप खुद को कोसते रहे हैं। वो नौकरी जो छूट गई, वो रिश्ता जो नहीं संभाल पाए, वो वादा जो पूरा नहीं कर पाए। फिर उस कागज को जोर से पढ़ो और अंत में लिखो, मैं इंसान थी, मैंने सीखा, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इस क्रिया में रिलीज का भाव है। इसकी प्रासंगिकता आज के दौर में और भी गहरी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर सबके परफेक्ट जीवन दिखते हैं और हम अपनी छोटी बड़ी असफलताओं को लेकर खुद के प्रति क्रूर हो जाते हैं। ये अध्याय एक मरहम की तरह है। ये याद दिलाता है कि आत्म स्नेह के बिना आत्म विकास अधूरा है। आप दुनिया को तभी दया दे सकते हैं जब आपने अपने भीतर के उस व्यक्ति को दया दी हो जो गलतियां करता है। तो आइए आज ही उस कुम्हार की तरह बने। अपनी टेढ़ी मेढ़ी दरारों भरी मिट्टी को गले लगाएं। उसे फेंके नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से और ज्यादा कौशल के साथ गूंथें, क्योंकि जिस पल आपने खुद को माफ किया उस पल आपने अपने भविष्य को एक नया कोमल आकार देना शुरू कर दिया। और यही इस अध्याय का और शायद जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण सार है। अध्याय 4, अधूरे सपनों का सफर। आपने कभी सोचा है कि क्या हर सपना पूरा होना जरूरी है? या फिर कभी कभी वो सफर जो अधूरा रह जाता है वही हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है? ये अध्याय हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से सपनों को देखना सिखाता है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपने अधूरे सपनों को अपनी कमी समझने लगते हैं, एक ऐसी फाइल जो हमारे दिल के किसी कोने में धूल खा रही है और उसे देखते ही हमारा मन भारी हो जाता है। वो एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हैं। एक युवक था जिसका सपना एक पेशेवर गिटारिस्ट बनने का था। सालों अभ्यास किया, लेकिन फिर जीवन की जिम्मेदारियों के चलते उसे गिटार को एक तरफ रखना पड़ा। वो अक्सर अपने दोस्त से कहता, देखना, एक दिन मैं वापस इसी को पकड़ूंगा और स्टेज पर खड़ा होऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन उसने अपना पुराना गिटार निकाला और महसूस किया कि अब उसकी उंगलियां वैसे नहीं चलती। उस पल उसे लगा जैसे उसका सपना मर गया। लेकिन फिर कुछ हटकर हुआ। उसने वही गिटार अपने छोटे भाई को सिखाना शुरू किया, जिसने आगे चलकर एक बैंड ज्वाइन किया। एक शो के बाद उसका भाई उसे स्टेज पर ले गया और कहा, ये मेरा गुरु है, इसी के सपने की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। यही इस अध्याय की खूबसूरती है। यह हमें समझाता है कि कभी कभी सपने बीज की तरह होते हैं।
हो सकता है आपका बीज आपके बगीचे में न उगे, लेकिन वो हवा के साथ उड़कर किसी दूसरी जमीन पर जाकर हरा भरा पेड़ बन जाए। आपका सफर उसे रोपना था, उसका फलना नहीं। अपने जीवन में झांक कर देखिए, वो पेंटिंग का कोर्स जो आपने बीच में छोड़ दिया, क्या उसने आपकी नजर में रंगों को समझने का एक नया तरीका नहीं दिया? वो बिजनेस आइडिया जो फेल हो गया, क्या उसने आपको रिस्क लेने का साहस नहीं दिया? इस अध्याय का सार ये है, अधूरे सपने टूटे हुए सपने नहीं होते, वे रीडायरेक्ट किए हुए सपने होते हैं। वे हमें वहां ले जाते हैं जहां हमें असल में होना चाहिए था। उन अधूरे सपनों के ढेर को अपनी कमजोरी न समझे, बल्कि उन्हें एक ऑल्टरनेट रूट का मैप समझें जिसने आपको आज आप बनाया है। तो अगली बार जब कोई पुराना अधूरा सपना याद आए तो उस पर अफसोस ना करें। बस एक मुस्कुराहट के साथ उसे धन्यवाद दें और कहें, तुमने मुझे रास्ता दिखाया और मैं सही जगह पहुंच गया। क्योंकि जिंदगी का सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में बनने के लिए होता है। और कभी कभी वही अधूरे सपने हमारी पूरी कहानी के सबसे खूबसूरत अध्याय होते हैं। अध्याय 5, दूसरों की नजरों से बाहर निकलना। सोचिए, आप एक शानदार डिनर पार्टी में हैं। आप अच्छे कपड़े पहने हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह से यहाँ नहीं है। वो फंसा हुआ है एक लूप में। क्या मेरा ये जोक सबको अच्छा लगा? क्या मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ? क्या वो व्यक्ति मेरी इस टिप्पणी से नाराज तो नहीं हो गया? यही है दूसरों की नजरों में कैद होना। और इस अध्याय का सार यही है कि इस कैद से खुद को आजाद कैसे करें। किताब कहती है, हम अक्सर एक काल्पनिक ऑडियंस के सामने जीवन जीते हैं। हमारे हर कदम, हर बोल, हर पहनावे पर एक नजर हमेशा टिकी रहती है, ऐसी नजर जो शायद वास्तव में है ही नहीं। राइटर एक बचपन की याद साझा करती हैं, जब उन्होंने स्कूल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनका पहला ख्याल ये नहीं था कि वाह मैंने दूसरा स्थान पाया, बल्कि ये था कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं पहला स्थान नहीं ला सका। उस क्षण की खुशी एक काल्पनिक ऑडियंस की काल्पनिक राय में डूब गई। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, वो ऑडियंस जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो शायद आपके बारे में सोच ही नहीं रही है। किताब एक साधारण सा सच बताती है, हर कोई अपनी ही फिल्म का हीरो है। जिस तरह आपका ध्यान हमेशा अपने आप पर केंद्रित रहता है, ठीक वैसे ही दूसरों का ध्यान उनके अपने जीवन, उनकी अपनी चिंताओं पर रहता है। वो व्यक्ति जिसने आपकी टिप्पणी पर अजीब सा चेहरा बनाया हो सकता है, वो अपने पेट दर्द के बारे में सोच रहा हो, आपके बारे में नहीं। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? किताब 3 सरल चीजें सुझाती है। क्या सोचेंगे लोग का जादू टूटता है। जब भी ये सवाल आपके दिमाग में आए, खुद से पूछिए, कौन से लोग? उनके नाम क्या है? क्या वे वाकई मेरे बारे में इतना सोचते हैं? आप पाएंगे कि ये लोग एक धुंधली बिना चेहरे वाली भीड़ है, वास्तविक नहीं। अपनी अंदर की आवाज को मजबूत करना। दूसरों की काल्पनिक आवाजों को कम करने का एक तरीका यह है कि आप अपनी खुद की आवाज को जोर दें। अपनी पसंद, अपनी राय, अपनी इच्छाओं को महत्व देना शुरू करें। जैसे किताब में कहा गया है, अपने आप से वो सवाल पूछें जो आप दूसरों से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? असहज होने की आजादी। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट और सही होना चाहिए, लेकिन जीवन में सबसे सार्थक पल अक्सर वे होते हैं जब हम थोड़े अजीब, थोड़े भद्दे या बिल्कुल असहज होते हैं। एक गाना गाने से डरना क्योंकि सुर नहीं लगेंगे, एक नया कपड़ा पहनने से डरना क्योंकि अलग लगेंगे, ये डर दूसरों की नजर का ही तो है, इसे छोड़ दें। यह अध्याय आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां हमारी ऑडियंस सिर्फ कमरे में मौजूद लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स बन गई है। लाइक्स और कमेंट्स ने उस काल्पनिक ऑडियंस को एक डिजिटल आंकड़े में बदल दिया है, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। आपकी खुशी और आपकी शांति उस स्क्रीन पर आने वाली प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को उन प्रतिक्रियाओं से कितना आजाद कर पाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर चिंतित हों कि लोग क्या कहेंगे, एक गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, आपकी अपनी नजर, आपकी अपनी राय सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सब अधिकतर सिर्फ आपकी कल्पना है। उस कैद से बाहर निकलिए, क्योंकि सचमुच इट्स ओके, ये ठीक है अगर आप सबकी पसंद के केंद्र में नहीं है। आपके अपने जीवन की मुख्य कहानी आप ही है। अध्याय 6, अपनी खुशियों का पैमाना खुद बनाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी खुशी एक मापने वाले पैमाने पर टिकी हुई है, जिसके बाट किसी और ने तय किए हैं? जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स का एक नंबर, बॉस की एक तारीफ, दोस्तों के बीच स्वीकृति, या फिर वो सामाजिक समय सारिणी जो कहती है कि 30 तक करियर सेट, 35 तक घर गाड़ी, 40 तक ये सब हो जाना चाहिए। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत मार्मिक संवाद से होती है। लेखिका अपने एक मित्र से बात कर रही हैं जो सफलता की चमक दमक वाली नौकरी में है, पर अंदर से खोखलेपन से जूझ रहे हैं। वो कहते हैं, सब कुछ तो है, फिर भी लगता है जैसे किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर वो सब कुछ मैंने चुना नहीं, बस मिलता चला गया। यही तो है मुद्दा, हम अक्सर दूसरों के बनाए पैमानों पर अपनी खुशी तौलने लगते हैं। किताब एक सुंदर सादृश्य देती है।
कल्पना कीजिए आपको अपने लिए एक सूट सिलवाना है। अब आप किसी और के शरीर की नाप लेकर दर्जी के पास जाएं और कहें इसी नाप का सूट मुझे चाहिए। कैसा लगेगा? टाइट भी हो सकता है, ढीला भी। ठीक वैसे ही दूसरों के खुशी के पैमाने हम पर फिट नहीं हो सकते। इस अध्याय में एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है एक युवा महिला का, जिसने अपनी स्थिर उच्च वेतन वाली इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बच्चों के लिए क्रिएटिव वर्कशॉप शुरू की। उसके परिवार और कुछ दोस्तों ने सोचा ये क्या पागलपन है, लेकिन उसने कहा मेरा पैमाना ये नहीं था कि मैं कितना कमा रही हूं, बल्कि ये था कि सुबह उठते ही मेरे मन में उत्साह है या नहीं। और अब है तो फिर अपना पैमाना कैसे बनाएं? लेखिका सुझाव देती हैं कि थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। वो कौन से छोटे छोटे पल थे जब आप वाकई संतुष्ट, शांत या उत्साहित महसूस कर रहे थे? क्या वो पढ़ते समय था, दोस्त के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए, किसी की मदद करते हुए, कुछ नया सीखते हुए? ये आपके अंदर के संकेत हैं। ये आपको बताते हैं कि आपके लिए खुशी का असली मतलब क्या है। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के डिजिटल तुलना से भरे युग में और भी बढ़ जाती है। हमारे सामने हर वक्त दूसरों की हाईलाइट रील चल रही होती है और अनजाने में हम उन्हीं से अपनी तुलना करने लगते हैं। ये अध्याय एक कोमल पर दृढ़ याद दिलाता है, आपकी दौड़ सिर्फ आपकी है। आपके प्रतिस्पर्धी आप नहीं, बल्कि आपका वो पुराना स्वयं है जो दूसरों के पैमाने पर जी रहा था। इसलिए आज से इस पल से एक छोटा सा कदम उठाइए। एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरे लिए खुशी का मतलब है, और वही लिखिए जो आपका दिल कहता है, ना कि वो जो दुनिया दोहराती है। अपना पैमाना बनाना स्वार्थ नहीं, स्वस्वीकृति है। क्योंकि जैसे कि इस अध्याय का सबसे अनमोल वाक्य कहता है, जब आप अपने मापदंडों पर जीने लगते हैं तो दूसरों के मापदंडों में आप कम नजर आने लगते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे न कहने की कला की, क्योंकि अपना पैमाना बनाने के बाद उसकी रक्षा करना भी तो जरूरी है। अध्याय 7, छोटी छोटी बातों में ढूंढें जीवन का आनंद। कभी नोटिस किया है, ये किताब हमसे एक सीधा सवाल पूछती है। सुबह चाय की पहली चुस्की पर धूप की किरण का कॉफी टेबल पर आना, बारिश की बूंदों की खुशबू, या फिर थकी हुई शाम को बिस्तर का वो आराम, ये छोटे छोटे पल ही तो असली जीवन है। हम अक्सर इन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, बड़ी खुशियों के इंतजार में बैठे रहते हैं। याद है वो संवाद जहां लेखिका अपने दादाजी से पूछती हैं, दादाजी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? और दादाजी अपनी धूप में चमकती चाय देखते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा यही पल, इस चाय की गर्माहट, तुम्हारी बातें और ये धूप, यही सबसे बड़ी खुशी है। हमारी दौड़ती जिंदगी में ये जवाब सुनकर हैरानी होती है ना? पर सोचिए सच क्या है? इस अध्याय में एक रोचक उदाहरण है एक युवा महिला का जो हमेशा तनाव में रहती थी। एक दिन उसकी नजर अपने बगीचे में उगाए एक छोटे से पीले फूल पर पड़ी। वो रुकी, उसे देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि ये फूल बिना किसी चिंता के बस खिलने के लिए ही खिल रहा था। यही माइंडफुलनेस का सार है, वर्तमान के उस छोटे से चमत्कार को पूरी तरह महसूस करना जिसे हम आमतौर पर भूल जाते हैं। अध्याय हमें एक साधारण सा अभ्यास सिखाता है, 3 छोटी चीजें। रोज सोने से पहले दिन की 3 छोटी छोटी चीजें गिनिए जिन्होंने आपको खुशी दी। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, शायद कोई अच्छा संगीत सुनना, किसी का प्यार भरा संदेश, या खाने में पसंद की चीज मिल जाना। यह अभ्यास हमारा ध्यान बड़े लक्ष्यों से हटाकर उन अनगिनत छोटे उपहारों पर केंद्रित कर देता है जो हर दिन हमें मिलते हैं। क्यों जरूरी है यह अध्याय आज के समय में? क्योंकि हम एक बड़ेपन के मोह में फंसे हैं। बड़ी नौकरी, बड़ी सैलरी, बड़ी छुट्टियां, इस पीछे भागते भागते हम जीवन के उन छोटे मोतियों को गंवा देते हैं जो हमारे रोज के अनुभव में बिखरे पड़े हैं। खुशी एक दूर की मंजिल नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले इन्हीं पलों का नाम है। तो अगली बार जब आप कॉफी पिएं तो बस उसकी गर्माहट महसूस करें। जब हवा चले तो उसे अपने चेहरे पर महसूस करें। यही पल, यही अभी, यही जीवन है। बड़ी खुशियों का इंतजार मत कीजिए, उसे पहचानिए जो पहले से आपके सामने है। क्योंकि सच तो यह है कि जीवन एक बड़ी यात्रा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का एक सुंदर संग्रह है, और ये संग्रह आपके हाथ में ही है। अध्याय 8, कल की चिंता को आज की शांति से बदलना। आपने कभी सोचा है हमारा दिमाग एक ऐसा बंदर क्यों है जो हमेशा अगले पल के पेड़ पर कूदने में व्यस्त रहता है? आज की डाल पर बैठना इसके लिए बहुत बोरिंग है। उसकी पूरी दिलचस्पी कल के उस अनदेखे अनजाने पेड़ में है जहां शायद ज्यादा फल हो या शायद एक शिकारी छुपा हो। और यहीं से शुरू होती है चिंता की पूरी कहानी। इस अध्याय का मूल मंत्र एकदम स्पष्ट है, आप कल की कीमत पर आज नहीं खरीद सकते। सुनने में सीधा लगता है ना, पर अमल करना उतना ही मुश्किल। किताब में एक बहुत दमदार उदाहरण है एक युवा प्रोफेशनल का जिसका नाम है राजीव। राजीव हम में से कई लोगों की तरह क्या होगा अगर के खेल में माहिर था? क्या होगा अगर प्रोजेक्ट ठीक से नहीं हुआ?
क्या होगा अगर बॉस नाराज हो गए? क्या होगा अगर अगली नौकरी नहीं मिली? एक दिन उसके एक वरिष्ठ सहकर्मी ने उससे पूछा, राजीव, तुम हर समय आग की लपटों से लड़ने की तैयारी में लगे रहते हो, पर क्या तुमने कभी देखा कि अभी तक एक भी चिंगारी नहीं फूटी है? तुम आग से पहले ही जल रहे हो। ये वाक्य उसके लिए एक झटके की तरह था। हम सब अपने जीवन में कितनी बार यही करते हैं? हम कल्पना की आग में आज की शांति को जला देते हैं। किताब कहती है, चिंता भविष्य के लिए एक अदायगी अग्रिम है, एक ऐसी किस्त जो हम तब चुकाते हैं जब कर्ज लेने की नौबत भी नहीं आई। और 90% चिंताएं कभी सच होती ही नहीं। तो फिर क्या करें? अध्याय एक साधारण सा पर गहरा उपाय बताता है, वर्तमान का पूरा गिलास भरो। मतलब, अगर आपका दिमाग कल के बारे में सोचने लगे तो उसे वर्तमान के एक सूक्ष्म विवरण में वापस ले आइए। जैसे कि आपके हाथ में पकड़ी चाय की गर्माहट, खिड़की से आती हवा का झोंका, कीबोर्ड पर उंगलियों का टच। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग को उसकी वर्तमान डाल पर वापस बिठाने का ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। किताब में एक और छोटा सा संवाद याद आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते से कह रहा है, बेटा, कल एक ऐसा दिन है जिसका इलाज आज किया जाता है। पर ध्यान रहे, इलाज सिर्फ तैयारी है, चिंता नहीं। तैयारी में शांति है, चिंता में सिर्फ तूफान। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के इस अनिश्चित और तेज दुनिया में और भी बढ़ जाती है। हमारे पास जानकारी का सैलाब है जो हमारे क्या होगा अगर के खेल को और बढ़ा देता है। पर यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत, हमारी शांति और हमारा प्रभाव सिर्फ आज इसी पल में निहित है। कल एक कल्पना है, कल आज बनकर ही आएगा। और अगर आज को शांति और पूर्णता से जिया तो कल की नींव अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो अगली बार जब कल का बंदर आपके दिमाग में उछल कूद शुरू करे, उसे प्यार से याद दिलाइए, दोस्त, आज की इस डाल पर इतने फल हैं, पहले इन्हें तो चख ले। कल का पेड़ तो अभी दिख भी नहीं रहा। वर्तमान की ये शांति ही भविष्य की चिंता का सबसे ताकतवर जवाब है। अध्याय 9, खुद से वादा करो, अब और नहीं टूटना। ये वो पल होता है जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और सीधे अपनी आंखों में देखते हुए कहते हैं, बस अब बहुत हो चुका। यह अध्याय उसी शपथ के बारे में है। लेखिका कहती है, टूटना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन टूटकर बिखर जाना और वहीं पड़े रहना, ये चुनाव हमारा होता है। याद कीजिए वो दृश्य जब लेखिका अपने दोस्त के साथ कैफे में है। दोस्त बार बार एक ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस जा रहा है और हर बार और ज्यादा टूटकर लौटता है। लेखिका उससे पूछती है, तुम्हारी हड्डी टूटती तो तुम उसे प्लास्टर लगाकर सहारा देते, फिर दिल टूटने पर तुम उसे बार बार उसी जगह क्यों रख देते हो जहां से वो टूटा था? ये सवाल सिर्फ दोस्त के लिए नहीं, हम सब के लिए है। मुख्य विचार साफ है, खुद से वादा करना एक आत्मसम्मान का अनुबंध है। ये दूसरों के सामने की गई शपथ नहीं, बल्कि अपने आप से की गई वो गुप्त बातचीत है जहां आप तय करते हैं कि अब आपकी अपनी भावनाओं, अपनी शांति और अपने स्वाभिमान की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली उदाहरण है, एक युवती जो हमेशा प्लेस होल्डर की तरह जी रही थी। दोस्तों के लिए वो सहारा थी, परिवार के लिए सुनने वाली कान, पर अपने लिए खालीपन। एक दिन उसने खुद से वादा किया कि अब वो किसी की वैकल्पिक पसंद नहीं, बल्कि खुद की प्राथमिकता बनेगी। और इस वादे ने उसके रिश्तों की डायनामिक्स ही बदल दी। सुनने वाले मित्रों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी ताकत हमारी नाजुकता में नहीं, बल्कि उससे उबरने के हमारे संकल्प में है। जीवन हमें तोड़ेगा, नौकरी जाएगी, रिश्ते बिखरेंगे, विश्वास उठाया जाएगा। पर अब सवाल ये नहीं कि क्या हम टूटेंगे, सवाल ये है कि क्या हम टूटकर वहीं पड़े रहेंगे या उन टुकड़ों से खुद को फिर से गढ़ेंगे। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के इस दौर में और भी ज्यादा है, जहां बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं, तुलनाएं और असफलताएं लगातार हम पर प्रहार करती हैं। अब और नहीं टूटना का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं। इसका मतलब है कि आप लचीले बन जाएं, ऐसे कि झुक तो सकें पर टूटे नहीं। तो आज इसी पल अपने आप से वो वादा करें, चुपचाप दृढ़तापूर्वक कहें, मैं अपनी शांति की कीमत पर किसी को जगह नहीं दूंगा। मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। मैं हर ठोकर से सीखूंगा, न कि उसमें ही रुक जाऊंगा। क्योंकि जब आप खुद से ये वादा कर लेते हैं तो फिर हर चुनौती सिर्फ एक परीक्षा बनकर रह जाती है, ये साबित करने की कि आपका वादा कितना पक्का है। और अगला अंतिम अध्याय इसी संकल्पित आपको पूरी तरह ठीक होने की यात्रा पर ले चलता है। अध्याय 10, एक नई शुरुआत की ओर पहला कदम। सुनिए, आखिरी चैप्टर है ये, और शायद सबसे जरूरी, क्योंकि यहीं पर सारा सफर, सारे सबक, सारी दरारें और उनमें भरी गई मरहम सब एक जगह इकट्ठा होकर एक सवाल पूछते हैं, अब आगे क्या? मान लीजिए आपने एक लंबी उबड़ खाबड़ सड़क पार की है, पैरों में छाले पड़े हैं, थकान है, पर नक्शा भी हाथ में आ गया है। अब आप चौराहे पर खड़े हैं। पीछे मुड़कर देखना बंद करना और आगे का रास्ता चुनना, यही है पहला कदम। ये अध्याय कहता है कि नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ चमकदार और परफेक्ट हो जाएगा।
इस किताब के हीरो की तरह जिसने अपने दर्द को कबूल किया, माफी मांगी और माफ की, वो अब एक नई सुबह उठता है। पर उस सुबह में भी पुराने घावों के निशान हैं, बस अब वे जलते नहीं, सिर्फ याद दिलाते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है, लगता है जैसे मैंने सालों से पहना हुआ एक भारी कोट उतार दिया है। हल्का तो बहुत लग रहा हूं, पर अब ठंड भी लगने लगी है। यानी आजादी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है, खुद को नए सिरे से गढ़ने की। असली मोड़ तो तब आता है जब वो अपने पुराने आईना, यानी वो शख्स जिसने हमेशा उसकी सच्चाई दिखाई, से मिलता है। और इस बार उनकी बातचीत डरावनी नहीं, सुकून भरी है। वो कहता है, तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में देखा, क्या तुम मुझे मेरे सबसे अच्छे वक्त में भी देख पाओगे? ये सवाल नई शुरुआत का दिल है। ये खुद पर और दुनिया पर नया विश्वास जताना है। तो आपके और मेरे लिए इस अध्याय की प्रासंगिकता क्या है? यह हमें बताता है कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक चलती रहने वाली यात्रा है। जिंदगी में ऐसे कई पहले कदम होंगे, नौकरी बदलने का, रिश्ता शुरू करने या तोड़ने का, खुद को माफ करने का। ये अध्याय हमारे कान में फुसफुसाता है, डरो मत। पहला कदम सबसे छोटा होता है, बस उठा दो, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ये किताब इट्स ओके आपको एक सफर पर लेकर आई है, अस्वीकार से स्वीकार तक, दर्द से शांति तक। और ये आखिरी अध्याय आपको स्टेशन पर छोड़कर नहीं जाता, बल्कि आपको एक नई ट्रेन का टिकट थमाता है और कहता है, चलो अब तुम्हारी मर्जी का रास्ता चुनो, तुम तैयार हो? क्योंकि सच यही है ना, जब हम ये समझ लेते हैं कि टूटना, गिरना, उदास होना सब ओके है, तभी हम असली मायनों में फिर से चलना शुरू कर पाते हैं। तो ये रहा आपका पहला कदम। इस किताब को सुनकर आपने वही कर दिया, अब बस चलते रहना है। क्यों? कि इट्स ओके। इट्स ओके। समापन। तो कल्पना कीजिए, सुबह का अलार्म बजता है और आपकी पहली प्रतिक्रिया यही है, अरे नहीं, फिर वही दिनचर्या। लेकिन फिर आपको याद आता है किताब का वो वाक्य, ठीक है कि आज मैं बस ठीक हूं, और अचानक सब कुछ हल्का लगने लगता है। यही तो है इस पूरी किताब का सार, ये स्वीकार करना कि हम इंसान हैं, परफेक्ट मशीनें नहीं। जैसे किताब में कहा गया है, हमारी कमजोरियां ही हमारी मानवता की गवाह हैं। आपने आज पूरी किताब सुनी, शायद ऑफिस जाते हुए, घर के काम करते हुए, या बस आराम से बैठकर। इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब सवाल यह है कि आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबें आप तक पहुंचे? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तक मिले अगली कहानी में, अपना ख्याल रखें और याद रखें, ये ठीक है कि आज आप बस ठीक हैं।